अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नया नावल लेकर, जिसका नाम है मेरे हमदम, जिसकी राइटर है नाहिल अरसल। इससे पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हेडबी को, मिन्हा बेटा उठ जाओ, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। जी अम्मी बस 5 मिनट। ये लड़की भी ना हद करती है। ये 5 लोगों का एक छोटा सा घर है जहां शम्स रियाज अपनी बीवी संदल बेगम और 3 बेटियों के साथ रहते हैं। सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम मिरहा है, जिसकी उम्र 24 साल है, और इसके बाद दूसरी बेटी जिसका नाम मिन्हा है, जिसकी उम्र 20 साल है, और सबसे छोटी महक जो 16 साल की है। इनका कोई भाई नहीं। मिरहा आपी जल्दी करें, हम लेट हो जाएंगे। महक ने मिरहा को आवाज दी जो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आ रही हूं बाबा, कोई लेट नहीं होगी, मिरहा ने बाहर आते हुए कहा। अब चलो भी, मिन्हा ने इनको देखते हुए कहा। मिरहा ने पहले महक को स्कूल ड्रॉप किया और फिर मिन्हा को कॉलेज, इसके बाद खुद यूनिवर्सिटी चले गई। महक लंच ब्रेक में कैंटीन में बैठी थी, तब इसके पीछे आरजू और फलक बैठी बातें कर रही थी, पर इनकी सारी तवज्जो महक की तरफ थी। तुम्हें पता है मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी हर जिद पूरी करता है, फलक ने बताया। हाँ यार, भाई बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ बदनसीब होते हैं जिनके पास ये रिश्ता नहीं होता, आरजू ने महक की तरफ इशारा करते हुए कहा। महक इनकी बात सुनकर उदास हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है और सारा दिन यही सोचती है कि क्यों इसका कोई भाई नहीं है। छुट्टी के बाद मिरहा और मिन्हा महक को पिक करती हैं। मिरहा और मिन्हा आपस में बातें कर रही होती हैं और महक खामोश थी। छोटी, क्या हुआ आपको? आप इतनी खामोश क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मिरहा ने पूछा। जी आपे बस थोड़ा सा थक गई हूं। कोई बात नहीं गुड़िया, हम बस घर पहुंच गए हैं। मिन्हा और महक एक साथ घर में दाखिल हुए। मिरहा भी गाड़ी पार्क करके आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, तीनों ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बच्चे, संदल बेगम ने कहा। अम्मी बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे, मिन्हा ने कहा। बच्चे आप फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। ओके अम्मी। मिन्हा, महक और मिरहा अपने कमरे में चली गई। महक चलो खाना तैयार है। महक अपने ख्यालों में गुम थी और इसे मिन्हा की आवाज आई। आपी मुझे भूख नहीं है। महक क्या हुआ है? कुछ नहीं अभी बस सर में दर्द है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पक्का ना? और कोई बात नहीं है ना? नहीं आपी मैं ठीक हूं। सब लोग खाना खाने बैठे थे, तभी शम्स साहब ने महक को ना पाकर इसके बारे में पूछा। बेटा महक कहाँ है? इसको बुलाओ खाने के लिए। अबू इसके सर में दर्द है, वो आराम कर रही है, मिरहा ने कहा। खाना खाने के बाद अबू फैक्ट्री चले गए और अम्मी और मिन्हा किचन में थी। अम्मी मैं महक को देखती हूँ, मिरहा ने कहा। हाँ बेटा जाओ देखो, उठ गई होगी या अभी तक सर में दर्द है। जी अम्मी। मिरहा जब कमरे में दाखिल हुई तो सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। महक नीचे बैठी रो रही थी। मिरहा ने लाइट्स ऑन की और महक की तरफ गई। गुड़िया क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? आपी हमारा कोई भाई क्यों नहीं है? रो रो कर इसकी हिचकियां आ गई थी। ये आप क्या बोल रही हैं? मिरहा ने हैरत से इसे देखते हुए पूछा। आपी अगर भाई होता तो हमारी हर जिद पूरी करता ना, हमारा ख्याल रखता। आपी हम कितने बदनसीब है, हमारा कोई भाई नहीं है। नहीं मेरी जान ऐसे नहीं बोलते, हमारे पास भाई नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं जिनके लिए लोग तरसते हैं। और ये सब आपको किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। सच बताओ। सच में आप भी। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ठीक है सो जाओ और खाना, मुझे भूख नहीं। वो अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन, इसने बगैर देखे कहा। सर इंटरव्यू के लिए सब तैयार हैं,
इसके सेक्रेटरी ने बताया। ओके, इसने उठते हुए कहा। थोड़ी ही देर में इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था। आपका नाम क्या है? इसने सबसे पहले लड़की से पूछा। मिरहा, इसने डरते डरते जवाब दिया। ये नाम सुनते ही इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों के सामने एक चेहरा। ओके, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं, स्पॉटलाइट में कहता बाहर चला गया और सब लोग हैरत से देख रहे थे। सर, आपने बगैर इंटरव्यू के इस लड़की को जॉब दे दी। इसका सेक्रेटरी, जो कि इसका अच्छा दोस्त भी था। सर, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इसका नाम है मिरहा, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ, इसने जवाब दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। सुल्तान सीधा अपने अपार्टमेंट में आता है। रेस कमरे का रुख करता है जिसकी हर दर दीवार पर मिरहा की तस्वीरें लगी हुई थी। बहुत जल्द तुमसे मिलने आने वाला हूं माय लव। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। रियाज शाह अपने वालिदैन का एक ही बेटा था। रियाज शाह की शादी इनके वालिदैन की मर्जी से हुई थी और इनकी बेगम का नाम फिजा था। रियाज शाह और फिजा के दो ही बेटे थे जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। माँ बाप के बाद एक दूसरे का वाहिद सहारा है। बड़ा बेटा अहमद रियाज और छोटा बेटा शम्स रियाज। अहमद रियाज की बेगम का नाम शाइस्ता है और शम्स रियाज की बेगम का नाम संदिल। अहमद रियाज के दो बच्चे हैं, एक बेटा सुल्तान अहमद शाह और बेटी इरहा शाह। सुल्तान शाह बचपन से अपनी कजन मिरहा को पसंद करता था, जिस वजह से इनका निकाह कर दिया गया। अहमद शाह को बिजनेस के सिलसिले में लंदन शिफ्ट होना पड़ा और सुल्तान को मजबूरी में इनकी बात माननी पड़ी। डैड, मुझे नहीं चलना, आप अम्मी चले जाए ना, आपको पता है मुझे ये सब नहीं पसंद, मोहित ने बहाना बनाते हुए कहा। अरसल खान और शम्स रियाज बहुत ही गहरे दोस्त हैं। उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया था। मोहित और मिन्हा का निकाह के बाद अरसलान खान की शादी अपनी कजन से हुई थी जिसका नाम नूर था। इनके एक ही औलाद है, मोहित अरसलान खान। आज इनकी दावत की गई है शम्स साहब के घर। मोहित, बहाने ना बनाओ, जल्दी तैयार हो कराओ, तुम भी चलोगे और हमारे साथ। उफ, ओके फाइन, मोहित चिढ़कर बोला। ठीक है, अब जाकर तैयार हो जाओ। ओके मामा। अम्मी, क्या कोई आ रहा है? मिरहा ने काम करते हुए कहा। हाँ, अरसलान भाई आ रहे हैं फैमिली के साथ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ, आ जाओ, अम्मी ने जवाब दिया। शाम के 7 बजे सब लाउंज में मौजूद थे। मोहित ने ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, संदल बेगम ने नूर को गले लगाते हुए कहा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? नूर बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मोहित बेटे, आप कैसे हो? संदिल ने मोबाइल पे मसरूफ मोहित से पूछा। जी आंटी, मैं ठीक हूँ। हमारी बेटियां किधर हैं भाई? अरसलान ने शम्स से पूछा। हम इधर हैं चाचू, महक और मिरहा ने अंदर आते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम बेटा, नूर और अरसलान साहब ने हम आवाज कहा। मिन्हा कहाँ है? नूर बेगम ने पूछा। आंटी, इसके सर में दर्द था तो वो आराम कर रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, मिरहा ने जवाब दिया। तो मिसेस, बहाना तो अच्छा है पर काम नहीं करेगा क्योंकि आपका शौहर आपकी रग रग से वाकिफ है, मोहित ने अपने दिल में सोचा। मिन्हा और मोहित एक दूसरे को के अच्छे दोस्त थे, पर जब से इनका निकाह हुआ था मिन्हा ने मोहित से बात करना छोड़ दिया था और ये बात मोहित ने काफी नोट की थी। इसे मिन्हा की बात ना करना तकलीफ देता था, पर इसने कभी कुछ नहीं कहा था क्योंकि मोहित इसे कुछ वक्त देना चाहता था इस रिश्ते को अपनाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, इसे आराम करने दो, इसे अरसलान साहब ने कहा। सभी लाउंज में बैठकर चाय पी रहे थे। आंटी, क्या मैं मिन्हा से मिल सकता हूँ? मुझे इससे बात करनी है, मोहित संदिल बेगम की तरफ देखते हुए बोला। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में है, आप जाओ। ओके, मोहित ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मोहित मिन्हा के रूम के बाहर खड़ा हो गया और कुछ ही देर बाद दरवाजे पर नॉक किया। महक प्लीज चली जाओ, मिन्हा ने कहा। मोहित ने दरवाजा खोला और अंदर मिन्हा सर पर बाजू रखे सो रही थी, इसकी आंखें बंद थी। मोहित अंदर आ गया और कदमों की आवाज सुनकर मिन्हा को लगा महक है। तुम गई नहीं अभी तक? मुझे नहीं आना बाहर, और अंकल आंटी से बाद में मिल लूंगी,
प्लीज चली जाओ। अब भी क्यों नहीं मिलना, वजह बताओ, मोहित ने बेड के करीब आते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिन्हा मोहित की आवाज सुनकर उठ खड़ी हो गई। जो पूछा इसका जवाब दो, मोहित ने गुस्से से कहा। तुम हो वजह, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, नफरत है मुझे तुमसे, पर अफसोस सारी जिंदगी ये शक्ल देखनी है। मिन्हा मोहित अरसलान खान, और जहां तक बात है नफरत की, तो मुझे भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं मिसिस, मैंने भी ये निकाह अम्मी अबू की वजह से किया है। मोहित गुस्से से इस बात को काटता हुआ बोला और वहां से चला गया। मिन्हा वहीं नीचे बैठ गई। मोहित को मिन्हा की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी। मन तो इसका घर जाने का कर रहा था, पर वो नहीं चाहता था इसके जाने से किसी को तकलीफ हो। मोहित सबके साथ खाना खाने के बाद एक जरूरी काम का कहकर जा चुका था। मिन्हा इसको जाता हुआ देखकर नीचे आई थी। अस्सलाम वालेकुम, मिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम सलाम बच्चे, अब आपकी तबीयत कैसी है? नूर बेगम को मिन्हा से पूछा। जी बेहतर, मिन्हा ने सर झुकाए हुए जवाब दिया। सभी आपस में बातें कर रहे थे और मिन्हा ने कहा, अम्मी मैं आराम करने चली जाऊं? जी बेटा, अब जाकर आराम करो, अरसलान खान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपी मैं भी चलती हूँ, महक ने साथ आते हुए कहा। अब लाउंज में सिर्फ अरसलान खान, नूर बेगम, शम्स, संदिल और मिरहा मौजूद थे। भाई साहब, आज हम यहाँ एक ज़रूरी बात करने आए हैं, अरसलान ने शम्स की तरफ देखते हुए कहा। जी जी बोले। सब अरसलान खान की तरफ मुतवज्जो हो गए। आज हम मिन्हा की रुखसी की डेट लेने आए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं, अरसलान खान ने कहा। हमें क्या प्रॉब्लम होगी, बस एक बार भाई साहब से बात कर लूं, फिर दोनों बच्चियों की रुखसती एक साथ होगी, शम्स साहब ने इत्मीनान से कहा। और इनकी बात सुनकर मिन्हा के चेहरे पर एक दर्द की लहर दौड़ गई और वो उठकर चली गई। लगता है शर्मा गई, नूर बेगम ने कहा। यही तो मसला है, लड़की की खामोशी को शर्म का नाम देकर इसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर देना, नूर बेगम की बात सुनकर जाती हुई मिरहा ने दिल में कहा। ठीक है, आप जल्दी भाई साहब से बात करें, हमें इंतजार रहेगा, अरसलान खान ने शम्स की तरफ देखते हुए कहा। और अरसलान और नूर भी थोड़ी देर के बाद चले गए। मोहित घर आकर अपने रूम में बंद हो गया था, क्योंकि जो बातें इसने मिन्हा से की थी अब इससे खुद को तकलीफ हो रही थी। क्यों करती है वो ऐसा, जब उसे पता नहीं रह सकता मैं उसके बिना, उसे मेरी मोहब्बत नहीं दिखती, पर मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। वो दीवाना वार बोलने जा रहा था। जो बात अपनी मोहब्बत से नहीं समझा पाया था, अब अपनी नफरत से समझानी पड़ेगी। अब तुम्हें एहसास दिलाना है, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, ये बात तुम अपने मुंह से कहोगी, इसने मिन्हा को हम कलाम करते हुए कहा। तुमने मोहित अरसलान की मोहब्बत देखी है, अब तो मेरी नफरत देखोगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग टिकाने लगाने का एक ही तरीका है, और वो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। रुखसी तक ये नफरत का नाटक करना होगा मेरी जान, अब बस वो वजह पता लगे जो तुम मुझसे दूर कर रही हो। मोहित ने मिन्हा का तस्वुर करते हुए कहा। मिन्हा अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुंह लेट गई, क्योंकि क्यों आई मेरी जिंदगी में जब छोड़कर ही जाना था, क्यों इतनी मोहब्बत इतनी चाहत दी, तुम्हारे बिना जिंदगी मुश्किल लगने लगी, मिन्हा ने रोते हुए कहा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, अगर आप मेरे सामने आएंगे तो भी नहीं देखूंगी, कभी आपसे बात नहीं करूंगी। और ये बातें हर रोज खुद से करती कि कभी इसके बारे में नहीं सोचेगी, कई वादे करती पर नाकाम हो जाती। आपने वादा किया था कभी नहीं जाओगे, फिर क्यों चले गए, प्लीज वापस आ जाओ अपनी मिन्हा के लिए। नाराजगी और गुस्से की जगह पे इल्तिजा की थी। रोते रोते मिन्हा को नींद आ गई और इसकी आंख अजान की आवाज पर खुली। मिन्हा ने वजू करके नमाज अदा की। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू खुद ही आंखों से बह निकले। ऐ मेरे मालिक, तू तो रहीम है, मुझ पर भी रहम कर, अपना इसे मेरे पास भेज दे, बस वो एक बार आ जाए, फिर कभी नहीं जाने दूंगी, इसने रोते हुए कहा। वो नहीं जानती, जल्द ही किस्मत इस पर मेहरबान होने वाली है, इसका सुल्तान इसके पास आने वाला है, बहुत जल्द। मोहित को 2 दिन हो गए थे मिन्हा के घर से आने के बाद। आज इसने मिन्हा को सब कुछ बताया और इसको मिन्हा से बात करने का कहा, और मिन्हा ने वो वजह पूछी जिससे वो मोहित से दूर रहती है।
मुझे यकीन है तुम मिरहा को सब कुछ सच सच बता दोगी। बस एक बार तुम वो बताओ, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोहित ने अपने निकाह की तस्वीरों को देखते हुए कहा। मिन्हा, मुझे तुमसे बात करनी है। मिन्हा के पास बैठते हुए बोली। जी आप ही बोले, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? क्या मतलब आप ही? मैं समझी नहीं। मिन्हा ने कंफ्यूज होते हुए कहा। तुम क्यों मोहित से दूर भागती हो? वो शौहर है तुम्हारा। तुम निकाह के वक्त तो बहुत खुश थी, फिर क्या हुआ? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे जहन में क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मिन्हा अपना हाथ मिन्हा के हाथ रखते हुए बोली। मिन्हा जोर जोर से रोने लगी। मोहित जो फोन पर इनकी बातें सुन रहा था, उसे लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूं। वो इतना हैंडसम है और मैं एक मोटी लड़की। मैं नहीं चाहती वो जब मेरे साथ हो तो इसे ये एहसास हो कि मैं इसके काबिल नहीं। मिन्हा ने रोते हुए कहा। मिन्हा की बातें सुन सुनकर मोहित रह गया। इसे मिन्हा को यह एहसास नहीं दिलाया था। फिर किसने ऐसी बातें बोली? वो खुद को कमतर समझने लगी। नहीं मेरी जान, ऐसा किसने बोला? आप मोहित से कमतर हो? वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। नहीं करता आप ही, नहीं करता। मिन्हा की बात काट काट कर बोली। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। मिन्हा ने इससे बात करने की कोशिश की, पर मिन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मिन्हा इसे अकेला छोड़कर बाहर आ गई और मोहित से बात करने लगी। सुना तुमने मोहित वो क्या कह रही है? ये बातें इसके दिमाग में कहां से आ गई हैं? सब सुन लिया, अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मोहित ने यह कहकर कॉल काट दी। पता नहीं कब ठीक होंगे ये एक दूसरे के साथ। मिन्हा बालकनी में खड़ी मिन्हा और मोहित के बारे में सोचने लगी और इसका फोन बजने लगा। हेलो। मिन्हा ने बिना देखे मोबाइल फोन कान से लगाते हुए कहा। सहे नसीब, आज कैसे फोन उठा लिया, वरना तो मैं बेचारा करता रहता हूं और कोई उठाता ही नहीं था। सुल्तान ने शरारत से कहा, क्योंकि सुल्तान जब से लंदन गया था मिन्हा इसके फोन उठाती ही नहीं थी। अगर ताने देने के लिए किया है तो मैं फोन रख रही हूं, मिन्हा ने चिढ़कर कहा। खबरदार मिन्हा, अगर तुमने कॉल कट की तो, सुल्तान ने धमकी देते हुए कहा। तो क्या? मिन्हा ने गुस्से से पूछा। वो तो आकर बताऊंगा ना मेरी जान, सुल्तान ने प्यार से कहा। तो मिन्हा का दिल जोर से धड़का। आप आ ही ना जाए। मिन्हा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बहुत जल्द आ रहा हूं, तुम्हारे सारे शिकवे शिकायतें दूर कर दूंगा यकीनन। तुम्हें पता ही होगा कि घर में रुखसती की बात चल रही है, सुल्तान ने कहा। जी नहीं, मुझे नहीं पता घर में क्या बात चल रही है, और रुखसती का तो आप भूल ही जाए। मैं कभी आपके साथ नहीं आऊंगी। मिन्हा ने कॉल काट दी। पागल लड़की। इस बात पर सुल्तान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। हाय ब्रो, मेरी भाभी के ख्यालों में गुम हो गया, इरहा ने अंदर आते हुए कहा। इरहा सुल्तान की लाडली थी। वो अपनी हर बात सुल्तान से शेयर करती थी। इसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि इरहा लोगों से जल्दी यकीन नहीं करती थी। वो भीड़ से डरती थी, लोगों से कम मिलती थी। इसकी दुनिया इसकी फैमिली के इर्द गिर्द थी, इनसे आगे कुछ भी नहीं। अरे बच्चे, आप कहाँ थे? मैंने अम्मी से पूछा, उन्होंने कहा इनको भी नहीं पता कि आप कहाँ हो। सुल्तान ने इरहा को अपने पास बिठाते हुए पूछा। भाई, वो इस दिन मॉल में कुछ ड्रेसेस पसंद किए थे, तो बस वही लेने गई थी, और मैंने सोचा कि जल्दी आ जाऊंगी, इसीलिए किसी को नहीं बताया। अच्छा किया लिया। मेरे बच्चे, मुझे नहीं दिखाना क्या? सुल्तान ने प्यार से पूछा। नहीं, इरहा ने सुल्तान के गाल खींचते हुए कहा। क्यों? सुल्तान ने घूर कर कहा। क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो ये सबके सामने जिसे दूंगी, आप देख लेना। आपने मुझे बातों में लगा लिया। मैं तो आपको ये बताने वाली थी कि हमारी कल की टिकट्स हो गई हैं, तो अम्मी ने आपका सामान पैक करने के लिए भेजा है, इन्होंने अलमारी खोलते हुए कहा। नहीं बेटा, थक गई हो, आप जाकर आराम कर लो, मैं कर लूँगा। आधी पैकिंग मैंने कर ली है, बस थोड़ी सी रहती है, वो भी हो जाएगी, सुल्तान ने नर्म लहजे में कहा। ठीक है भाई, अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ याद कीजिएगा। आपकी गुलाम हाजिर हो जाएगी, इरहा ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। गुलाम नहीं, जान, सुल्तान ने इसके लफ्ज़ों को दुरुस्त करते हुए कहा। जान तो कोई और है ना, हम कहाँ? इरहा ने शरारत से कहा। हाँ, वो भी है, और आप तो भाई का छोटा सा बेबी हो, सुल्तान ने इरहा के गाल खींचते हुए कहा। ओके भाई,
अब मैं आराम करती हूँ वरना अम्मी मुझे किचन में बुला लेंगी। ओके बच्चे जाओ आप। आंटी कहाँ है आपका लाडला? अफनान ने अंदर आते हुए अपने जान से भी अजीज दोस्त के बारे में पूछा, जिसने अपनी जिंदगी की हर खुशी खुद पर हराम कर ली थी, जो अपनी मोहब्बत से दूर होने के गम में सिर्फ एक कमरे का होकर रह गया था। कहाँ होगा बेटा? अपने रूम में, रबिया बेगम दुखी लहजे में बोली। आंटी आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द आपका बेटा पहले जैसा हो जाएगा, अफनान ने तसल्ली देते हुए कहा। क्या मतलब? तुम सच कह रहे हो? वो आ रही है? रबिया बेगम ने खुशी से पूछा। जी आंटी, अब मैं इस बेवकूफ से मिल लूं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। अफनान जल्दी जल्दी में सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक कमरे के बाहर रुककर नॉक करने लगा। आ जाओ, अंदर से आवाज आई। अफनान ने रूम में दाखिल होते हुए सारे रूम का जायजा लिया और फिर एक अपने दोस्त के पास जाकर नीचे बैठ गया, जो कहीं से भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो जो हर वक्त खुद को तैयार रखता था, इसको यूं बिखरी हालत में देखकर इसके दिल को कुछ हुआ। इसका दिल किया कि इससे पूछे कि क्या ये हालत बना ली है तूने अपनी, और खुद को रोक लिया। यार ऐसे नीचे क्यों बैठा है? अफनान ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बस यार, अब मुझे सिर्फ जमीन पर ही आराम आता है, इसने अफनान का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। ऐसी बातें क्यों करता है? जिस इंसान को अपनों ने बर्बाद कर दिया हो, वो इंसान कैसी बातें करेगा? इसने नम लहजे में कहा। यार तू अंकल को माफ क्यों नहीं करता? उन्होंने जो कुछ किया तेरी मोहब्बत में किया, इनको तेरी फिक्र थी, इसीलिए जो किया इसमें भूल जाना यार सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? इनकी बेवजह की जिद की वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। पता है, हमारे अपने जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं वही हमारी खुशियों के कातिल होते हैं। उन्होंने भी वही किया मेरे साथ। अच्छा मैं तुझे बताने आया था, कल वो वापिस आ रही है और तू उठ के इंसान बन जा, मजनू बन गया है। अफनान ने पहली बात सीरियस और दूसरी बात शरारती अंदाज में की। क्या तू सच कह रहा है? वो सच में आ रही है? इसने अफनान को गले लगाते हुए कहा। हाँ मेरे भाई, और मुझे तो वापस पहले वाली टून में आता हुआ लग रहा है। हाँ ना, जब वो पास आएगी तो मैं बिल्कुल पहले की तरह हो जाऊंगा, बस वो आ जाए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन में काम है, और तू भी जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करने की कोशिश कर, अफनान ने उठते हुए कहा। मैं कल ही ज्वाइन करने वाला हूँ, इसने आंख दबाई। आ भी जाओ ना सनम, बहुत इंतजार करवा लिया। अफनान के जाने के बाद इसने कहा। आप किधर इधर क्यों बैठी हैं? मिन्हा मिरहा की तरफ आते हुए कहा, जो गार्डन में अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी मिरहा ने कहा। क्या? मिन्हा ने सवालिया नजरों से देखा। काश हमें कभी ये घर छोड़कर ना जाना पड़ा, हम हमेशा इधर ही अम्मी अबू के पास इनके साथ रहें। आपी मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब भी किसी के सिर्फ बेटे होते हैं तो लोग कहते हैं माशाल्लाह इसके बेटे हुए हैं, और जब किसी की बेटियां होती हैं तो वही लोग कहते हैं बेचारे की सिर्फ बेटियां हैं। आपी मैं मानती हूँ कि इस दुनिया से लड़ने के लिए एक बेटे की एक भाई की कितनी जरूरत होती है, ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, पर लोग ऐसी बातें करके अल्लाह की नेमत से मायूस करते हैं। अब हमें ही देख लें, जब महक पैदा होने वाली थी तो कैसे सारे रिश्तेदार अबू को बोल रहे थे अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो क्या करोगे? अम्मी को कितनी मायूसी हुई थी ये बातें सुनकर, मिन्हा ने दुखी लहजे में कहा। मिन्हा हम बहुत ही खुशकिस्मत है क्योंकि हमारे अबू कभी लोगों की बातों पर मायूस नहीं हुए, उन्होंने हर बात पर हमारा साथ दिया, गलत बातों पर हमें समझाया। तुम्हें पता है सबसे मुश्किल बात है अपने अबू से फ्रेंडशिप होना, क्योंकि माँ तो सबकी फ्रेंड होती है पर बाप से दोस्ती बहुत ही कम लोगों की होती है, मिन्हा ने तअस्सुफ से कहा। अच्छा तुमने मोहित से बात की? नहीं, मैं क्यों करूंगी इससे बात, मिन्हा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। ये क्या होता है? शौहर है वो तुम्हारा, बदतमीजी तुमने की थी तो कॉल भी तुम ही करोगी ना, मिन्हा ने डांटते हुए कहा। अभी मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, इसने शुरुआत की थी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मिन्हा ने कहा। हाँ जैसे तो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, अभी से कॉल करके सॉरी बोलो, वरना मैं तुम्हारी इस दिन वाली हरकत के बारे में अब्बू को बताऊंगी, फिर तो सबके सामने से माफी मांगनी पड़ेगी। तो बोलो, अभी सॉरी बोलोगी या फिर सबके सामने? मिन्हा ने पहले वाली टून में आते हुए कहा। आप भी अभी नहीं, सुबह कर लूंगी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं थक भी बहुत गई हूँ, सच में सुबह सॉरी कर लूंगी, मिन्हा ने जल्दी में बोला। पक्का ना? मिन्हा ने तस्दीक चाही। आई प्रॉमिस आपी,
اب آپ بھی چلو اندر، منہا نے مرہا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، میں بھی تھک گئی ہوں، آج سارا دن کچن میں کام کیا ہے، مرہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگلی صبح 6 بجے احمد ریاض اپنی فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ انہوں نے موہت کے علاوہ کسی کو بھی اپنے آنے کی خبر نہیں دی تھی۔ ابھی وہ سب ایئرپورٹ پر اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر مائی لو، اس کے بعد تمہارا سلطان تمہارے ساتھ ہوگا، پھر کبھی ہمارے بیچ دوری نہیں آئے گی، سلطان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ منہا، تم کر رہی کال یا ابو کو بولتا ہوں؟ مرہا نے منہا کو موہت سے سوری بولنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں ابھی میں کر رہی ہوں کال موہت کو، منہا نے نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ صبح سے 1000 بار مرہا نے اسے موہت کو کال کرنے کے لیے بولا تھا، جس پر وہ بات کو ٹال جاتی، لیکن ابھی وہ بری طرح پھنسی تھی۔ ہیلو، اگلی جانب سے موہت کی روبدار آواز آئی۔ جی ہیلو، میں منہا بات کر رہی ہوں، منہا نے آرام سے کہا۔ جانتا ہوں، کس لیے فون کیا؟ جلدی بتاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہاری فضول باتوں کا، موہت نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اس دن کے لیے سوری بولنا تھا، منہا نے بھیگے لہجے میں رک کر کہا۔ ایم سوری منہا، موہت کا سارا غصہ اس کے رونے پر جھاگ ہو گیا تھا۔ منہا میری جان، میری بات سن رہی ہو نا؟ پر اگلی طرف سے فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ شٹ موہت، تم سے بڑا اسٹوپڈ اس دنیا میں کوئی نہیں، ہمیشہ اپنی منہا کو تکلیف دیتے ہو، اگر پیار سے بات کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ اب میری زندگی رو رہی ہوگی، موہت نے پاس پڑی ٹیبل کو ٹانگ مار کر خود سے کہا۔ مرہا نے فون کاٹ کر جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو مرہا نہیں تھی، جو اس کے ہیلو بولتے ہی باہر چلی گئی تھی۔ کاش میں یہ رخصتی رکوا سکتی تاکہ آپ کو کبھی میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس انسان کو خود سے دور کرنا جس کے لیے آپ ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ رابعہ بیگم لازموں کو گھر کے کام سمجھا رہی تھی، تبھی ان کی نظر اوپر اٹھی اور وہ خوشی اور حیرت کے ملی جلی کیفیت میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ ان کا بیٹا اپنی پولیس کی وردی میں مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ بیٹا آپ، وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی پر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سوری امی، مجھے پتا ہے میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، پر میں نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا، میرا دل نہیں کرتا تھا کچھ بھی کرنے کو۔ سوری امی، پر آج سے میں آپ کا ہی وہی بیٹا ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے، بس ہمیشہ ایسے ہی رہنا، اللہ تمہیں ہر خوشی دے، آمین۔ اوکے امی، میں اب جاؤں، سر میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ جاؤ بیٹا، اللہ کی ایمان میں۔ وہ گھر سے سیدھا پولیس اسٹیشن آیا تھا کیونکہ اس کی کلاس تو وہیں لگنی ہے۔ اس کی قابلیت پر کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ اپنے وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، پر اس کا یوں 2 سالوں سے اپنے کام کو توجہ نہ دینا سب کو حیران کر گیا تھا۔ اسے یہ نوٹس بھی بھیج دیا گیا تھا، اگر اس نے جلدی سے جلد ڈیوٹی جوائن نہیں کی تو اس کی ڈیوٹی چلی جائے گی، جس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گھر سے تو میں تیار ہو کر آ گیا ہوں، پر اندر جو میرے ساتھ ہوگا، اللہ اللہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈیوٹی تو جائے گی پر عزت بھی نہیں رہے گی، یا اللہ رحم کرنا مجھ غریب پر، اس نے آفس کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے نوکر کے پوچھا۔ کم ان، اندر سے اجازت ملنے پر وہ آفس میں داخل ہوا۔ السلام علیکم سر، اس نے سلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام آفیسر، آئی ہوپ کہ اب آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہوگی۔ طبیعت؟ اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا، پر جب اس کی نظر اپنی رائٹ سائڈ میں کھڑے عفنان پر پڑی تو وہ سمجھ گیا۔ جی سر، اب کافی بہتر ہے طبیعت، اس نے طبیعت لفظ پر زور دے کر کہا۔ ویری گڈ، تو پھر آپ اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہیں؟ جی سر، آئی ایم ریڈی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے عفنان، آپ آفیسر فیاض کو باقی ڈیٹیلز میل کر دیں۔ سر فیاض نہیں، عمر فیاض، عفنان کے جواب دینے سے پہلے ہی عمر نے کہا۔ جی عفنان، آپ عمر کو میل کر دیں۔ یس سر، عفنان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آفس سے باہر آ گئے تھے۔ کیا ہوا تھا مجھے ذرا بتانا؟ یار کچھ نہیں، وہ بس سر کو ایسے ہی بول دیا، ورنہ تیری نوکری تو گئی بیٹا۔ کچھ الٹا سیدھا تو نہیں بتایا نا؟ نہیں۔ چل تو چل کر اور اپنی ڈیوٹی سنبھال جا کر، تو مجھے میل کر۔ اوکے، میں نے کر دی ہے۔ موہت ایئرپورٹ پر سلطان اور اس کی فیملی کا انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے وہ لوگ آتے ہوئے دکھے۔ ہیلو انکل آنٹی، موہت نے احمد صاحب اور شائستہ بیگم کو کہا۔ ہیلو ینگ مین، احمد صاحب نے مسکرا کر کہا۔ ہے برو، ہاؤ آر یو؟ موہت نے سلطان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اتنا زور سے حق کیوں کر رہا ہے؟ میں تیری بیگم نہیں ہوں، سلطان نے کہا۔ ہائے کیوٹ فیری کیسی ہے ہماری گڑیا، موہت نے سلطان کے پاس کھڑی ارہا سے کہا۔
मैं एकदम फिट, आप कैसे हो? मैं भी इस जालिम समाज में जी रहा हूँ, मोहित ने रोनी शक्ल बनाकर कहा और सब हंसने लगे। अब क्या सारी बातें इधर ही करनी है? घर चलकर बाकी बातें करेंगे, मोहित ने सबको कहा। वो सब अब शाहिद विला पहुंच गए थे। सभी इनसे मिल चुके थे, मिन्हा के अलावा। सुल्तान बेचैनी से मिन्हा का इंतजार कर रहा था और मोहित की नजरें मिन्हा को ढूंढ रही थी। सभी बातों में मसरूफ थे। मोहित की नजर सीढ़ियों से उतरती मिन्हा पर ठहर गई, जो अब चलती हुई सुल्तान के पास आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मिन्हा ने सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा। वालेकुम सलाम, कैसे हो बच्चे? सुल्तान ने मिन्हा से प्यार से मिलते हुए कहा। मैं ठीक, आप आ रहे थे और आपने मुझे बताया तक नहीं। हम तो सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए नहीं बताया, सुल्तान ने मिन्हा को कहा, जो पूरी तरह सुल्तान को इग्नोर कर रही थी। ओके, आप मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है आपको। मिन्हा ने सबके सामने से सुल्तान को लेकर जाने का बहाना बनाया, जो कि मोहित समझ गया कि मिन्हा सुल्तान को क्या दिखाना चाह रही है। चलो, सुल्तान ने उठते हुए कहा। बेटा आप पहले चाय तो पियो, ठंडी हो जाएगी, संदिल बेगम ने सुल्तान को कहा। छोटी अम्मी, मैं बाद में अपनी बहन के हाथ की चाय पीऊंगा, अभी मैं मिन्हा के साथ जा रहा हूँ, सुल्तान ने रुकने वाली बात पर मिन्हा का उदास चेहरा देखकर कहा, जो सुल्तान की बात पर खुल गया। चलें भाई, मिन्हा सुल्तान को मिन्हा के कमरे के पास लेकर आई थी। भाई अंदर आप ही सो रही हैं, आप जाकर मिल लें उनसे। मिन्हा की बात सुनकर सुल्तान ने मिन्हा के सर पर हाथ रखकर कहा, यू आर द बेस्ट। आई नो आई एम बेस्ट, मिन्हा ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। सुल्तान ने रूम में कदम रखा तो मिन्हा इधर से अपने रूम में की तरफ चली गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।